तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है दिल्ली पुलिस की रेसिंग डे से, जहां पर कि अशोक बाग मार्केट में हमें एक धमाके को दिखाया जाता है जिसमें ढेर सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तो मौके पर पुलिस तो वहां पर पहुंच ही चुकी थी, पर थोड़ी देर के बाद वहां पर कबीर मलिक की टीम भी आ जाती है। जैसे ही कबीर मलिक की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो वहां पर एक लड़के को दिखाई दिया जाता है जिसके पास एक रेड कलर का झोला था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस झोले में बम है, इसलिए वो उन पर गन तान देते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते हैं। अब 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब अशोक बाग मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ था और मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल थी, बहुत सारे लोग थे, सभी लोग अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से अशोक बाग मार्केट में एक ब्लास्ट होता है और फिर हम मलिक और उसके घर को दिखाया जाता है। घर में कबीर और उसकी माँ ही रहते थे, उसके पिता नहीं है और कुछ महीने पहले रश्मि की भी डेथ हो चुकी है और कबीर अभी तक रश्मि को मूव ऑन नहीं कर पाया था। और आज क्योंकि दिल्ली पुलिस का रेसिंग डे है इसलिए उसने वर्दी भी पहनी थी। अब वो दोनों जब बात ही कर रहे होते तभी कबीर के पास कॉल आता है और उसे अशोक बाग मार्केट के ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है। तो कबीर तुरंत ही वहां से अशोक बाग मार्केट के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद कबीर के सीनियर विक्रम बख्शी की फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कबीर का कॉल जो कि विक्रम बख्शी के पास आता है। वो तुरंत ही उन्हें मार्केट के बारे में, ब्लास्ट के बारे में बताता है। अब आगे इंडिया गेट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम 2 बच्चों को बैठा हुआ देख पाते हैं। वो यहाँ पर कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है यहाँ पर एक बम पर। उस बम को देखने के बाद वो बच्चे जो है वो बम हाथ में ले लेते हैं और दूसरा बच्चा जो है वो वहाँ पर खड़े कांस्टेबल को बुलाने के लिए चला जाता है। और कांस्टेबल जैसे ही उस बच्चे के हाथ में बम देखता है तो कांस्टेबल तुरंत ही हेडक्वार्टर को कॉल लगा देता है। सीन प्रेजेंट में पहुंचता है जहाँ पर कि हम कबीर की टीम को अशोक बाग मार्केट में देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो बच्चा खड़ा हुआ था लेकिन उस बच्चे के पास बम नहीं था। पर वो बच्चा जहाँ पर कबीर को बताता है कि मैंने उसे देखा है, उस आदमी ने मेरे सामने ही डस्टबिन में पैकेट डाला था। दूसरी तरफ विक्रम जो कि अपनी पूरी टीम को लेकर इंडिया गेट पहुंच चुका था। विक्रम जब उस बच्चे के हाथ में बम देखता है और वो उसे अकेला खड़ा हुआ पाता है तो यहाँ पर विक्रम उस कांस्टेबल को बहुत चिल्लाता है कि उसने उसके हाथ में से बम क्यों नहीं लिया। तो कांस्टेबल कहता है कि वो बच्चा जिद्दी है, जिद पर अड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि अगर मैं इस बम को दूंगा तो ये फट जाएगा। तब विक्रम तुरंत ही उस बच्चे के पास पहुंचता है और उस बच्चे से वो बम बहुत ही संभाल कर अपने हाथों में ले लेता है। और अब थोड़ी ही देर के बाद बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर बहुत संभल कर उस बम को डिफ्यूज कर देते हैं और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन तभी वो यहीं से देखते हैं कि एक जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया के पास एक मेल आता है जिसमें 6 बम ब्लास्ट के बारे में बताया गया था और ये मेल दरअसल इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से आया था। और फिर आगे किशनगंज में एक और बम ब्लास्ट होता है। अभिद्रलोक हॉस्पिटल के बाहर भी एक बम था और कबीर को ये बात मालूम चल चुकी थी। कबीर अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पर पहुंच चुका था। बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि उन्हें पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे। ब्लास्ट के बारे में तो कबीर यहाँ पर देखता ही है कि कार में बम है और बाजू में ही हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के वार्ड में बहुत सारे पेशेंट है। तो अब कबीर जब कार के अंदर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि बम जो कि वो स्टीयरिंग से कनेक्टेड है और वो स्टीयरिंग पूरी तरह से लॉक है। तब कबीर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस कार को टक्कर मारते हुए एक बेहोश की तरफ ले जाता है, एक जगह की तरफ ले जाता है जो कि एकदम खाली है। तो कबीर उस कार को उस वेयर हाउस के अंदर भर देता है और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि वो वेयर हाउस एकदम खाली था। अब दिल्ली हेडक्वार्टर्स में सारे पुलिस वालों को बुला लिया जाता है और सभी को बता दिया जाता है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। तो विक्रम यहाँ सारे पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देता है और जिस पर भी शक है उन सभी को उठाने को कहता है। भाई इस छोटे से बच्चे के द्वारा उस आदमी का स्केच भी बनवाया जा रहा था और बच्चे ने अशोक बाइक मार्केट में देखा था। तो आगे कबीर और विक्रम जो है वो कुछ खबरियों को उठाने के लिए पहुंचते हैं जिसमें से वो सबसे पहले टॉफिक नाम के एक आदमी को उठाते हैं और उससे पूछताछ कर लेते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। तब गन की नोक पर उससे जब सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें बताता है कि अब बॉर्डर से 4 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस की थी। वो कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो दिल्ली में आने के बाद से गायब हो गए। जिनके बाद आईपीएस ऑफिसर बंसल सर को दिखाया जाता है। विक्रम यहाँ पर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और उनसे कहता है कि कुछ महीनों पहले जो गुजरात में बम धमाके हुए थे वही पैटर्न दिल्ली में भी फॉलो किया जा रहा है और हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से हम पहले से सतर्क नहीं रह पाए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है और उसका स्केच हमारे पास है। स्केच उस छोटे से बच्चे ने बनाया था। अब हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम जरार है, जो वो दिल्ली में एक घर में किराए में रहता था जहाँ पर उसने अपनी पहचान बदल ली है। यहाँ उसका नाम हैदर है।
थोड़ी देर बाद नफ्जा चाय लेकर जरार के पास जाती है। नशा और जरार के बीच अच्छी दोस्ती भी है, दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो जरार जिस मकान में रहता है वहाँ के मालिक शहीद जो वो भी यहाँ पर जरार के साथ मिले हुए हैं और उन्हें जरार की सच्चाई के बारे में ही मालूम है। और नफ्सा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मोइन है, लेकिन वो सबके बारे में कुछ नहीं जानता और वो पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है बॉन्ग रोल कॉल। तो एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में कबीर और उसकी पत्नी रश्मि को देख पाते हैं, जहां पर कि हमें मालूम चलता है कि रश्मि और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन किसी बीमारी के चलते रश्मि की डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से कबीर उसके कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया है। लेकिन कबीर और कबीर की मैन उनसे हमेशा मिस करते हैं, जिसके पास सीन शिफ्ट होता है बंसल सर की तरफ, जहां हाउस में बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जहां पर कि बंसल सर विक्रम से कहते हैं कि हमने एक टीम को तैयार किया है, उस टीम को तुम्हें लीड करोगे और उस टीम में तुम्हारे साथ तारा शेट्टी भी रहेगी। तारा शेट्टी दरअसल गुजरात में एक ATS ऑफिसर है और उसने गुजरात वाले केस को भी संभाला था। तारा शेट्टी जैसे ही यहाँ पर आती है तो उसे मालूम चलता है कि विक्रम तो तारा शेट्टी को पहले से ही जानता है और उन दोनों के बीच कुछ खास तो नहीं बनती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा ही जवान लड़ते रहते हैं। उन दोनों की बहस को देखते हुए बंसल सर विक्रम से कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि तुम दोनों आपस में कोऑपरेट करो। अब बंसल सर के चले जाने के बाद हम तीनों को देख पाते हैं, जहां में ये मालूम चलता है कि भले ही इन दोनों की बहुत तीखी बहस होती है पर वो अच्छे दोस्त भी है। और तारा शेट्टी जो है वो अपने ऊपर एक बुक भी लिख रही थी। ये बात यहाँ पर कबीर ने तारा शेट्टी से कही थी और ये बात विक्रम ने कबीर को बताया था और विक्रम ने तारा शेट्टी को लेकर कबीर को कुछ भी अच्छी बातें तो नहीं बताई थी। यहाँ पर विक्रम से कहती है कि तारा शेट्टी मेरे पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर उसे बताती है अहमदाबाद के एक लैंडलॉर्ड ने से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है, जहां वहां पर ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के 2 दिन बाद ही वो चारों लोग वहां से चले गए और बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें एक ही आदमी के बारे में मालूम चल पाया जिसका नाम सादात है और बहुत डिफिकल्टी के बाद उसका नंबर हमें ट्रेस किया है। तो उसने दिल्ली से अजमेर के लिए भी कॉल किया था, मतलब कि लड़का दिल्ली में है, जो अब हमेशा के लिए नंबर को ट्रेस पर डाल दिया जाता है। जिसके बाद हम उन लड़कों को देख पाते हैं जिन्होंने ये ब्लास्ट किया और जो कि जरार के साथ काम करते हैं। उनके दरवाजे पर जरार भी आता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो उनसे कहता है कि मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है और पूरी दुनिया तुम्हें बधाई दे रही है। जिसके बाद जरार उन लड़कों से सादात के बारे में पूछता है जो कि अंदर सो रहा था क्योंकि उसे बुखार है। वो उससे जब भी मिलने के लिए ज्यादा है तो उसे मालूम चलता है कि वो वही है जिसका स्केच अब पुलिस वाले के पास है। तो वो यहाँ पर जरार को वो सादात से कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, जिसके बाद तुम अपने घर वापस चले जाओगे। और फिर जहाँ पर जरार यहाँ से चला जाता है, जाते जाते वो अपने लड़कों से कहता है कि जरार को मोबाइल से दूर। अब आगे पुलिस फोर्स को जो कि यहाँ की आजू बाजू वाली हेयर ड्रायर की शॉप पर जाते हैं। वहां पर बॉल बेयरिंग की रिपोर्ट के लिए पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आया था जिसने बॉल बेयरिंग और कील को बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदी हो। तो यहाँ पर उन्हें एक आदमी के बारे में मालूम चलता है कि कोई तो था एक हलवाई जो उसने बहुत सारी कील और बेयरिंग की खरीदी है। तो वो तुरंत उस आदमी को उठाने के लिए पहुंच जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि वो पैसे से हलवाई है, उसे सचमुच कुछ भी नहीं मालूम था। यहाँ पर पूछताछ के द्वारा उसे मालूम चलता है कि ये सारी चीजें उसके काम की नहीं, खान साहब ने ये सारी चीजें उनसे मंगवाई थी और खान साहब एक जानी मानी हस्ती है, इसलिए उन्हें डायरेक्ट असिस्ट नहीं किया जा सकता था। अब कबीर विक्रम को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर कि कबीर ये रश्मि की फेवरेट जगह थी, उसे रेस्टोरेंट बहुत पसंद था। इसके बाद कबीर विक्रम से तारा शेट्टी के बारे में पूछने लगता है। विक्रम बताता है कि तारा और मैं सेम बैच में थे और हमारा एक दोस्त था जिसका नाम जगताप था और वो अभी भी है और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब थोड़ी देर बाद बंसल सर यहाँ पर आते हैं और विक्रम उनसे खान साहब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और बस कहता है कि अगर हमने खान साहब को अरेस्ट कर लिया तो जरूर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बंसल सर कहते हैं कि किसी भी सस्पेक्ट को बिना वारंट या बिना किसी सबूत के अरेस्ट करना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन बंसल सर कबीर से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैंने भी एक सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया था और बाद में सॉरी बोल दिया था, तो तुम भी यही कर सकती हो। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब आगे हम दिल्ली यूपी बॉर्डर को देख पाते हैं जो कि अपने मेन आदमी के पास कॉल करता है। वो उसके काम करने के लिए शुभकामनाएं देता है और कहता है कि जल्दी मैं उसे आगे की मिशन के बारे में बताऊंगा। जब जरार अपने घर पहुंचता है जहां पर कि नफ्सा उसका इंतजार कर रही थी, जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और यहाँ पर जरार उसे बताता है कि उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सिक्कू है और ये भी बताता है कि उसके माँ बाप नहीं है। अब आगे यूपी में आजमगढ़ शहर के बताया जाता है जहाँ पर कि पूरी प्रताप की फैमिली रहती है। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले अपनी पहचान छुपाकर उसके घर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो यहाँ पर ये पता करने के लिए गए सादाब यहाँ पर है या फिर नहीं और ये भी कि क्या सादाब इनके ही घर पे है क्या।
तो इन्हें न्यूज मिल जाती है कि सादाब इनके घर का है और वो 2 महीने से गायब है। और दूसरी तरफ कबीर अरोड़ा जो है वो खान साहब के पास जा रहा है, लेकिन तभी अचानक से बीच से एक लड़का निकलता है और वो खान साहब के पास पहुंचता है और उनके हाथ से एक पैकेट लेकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कबीर खान साहब से बात करने लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद राणा जो कि वो लड़की का पीछा कर रहा था, बहुत देर तक पीछा करने के बाद ट्रैफिक लग जाता है, जिस वजह से वो वहां से निकल जाता है। वही और राणा उस लड़के को नहीं पकड़ पाते और आगे में मालूम चलता है कि वो लड़का दरअसल मैं जरार का भाई है, जिसका नाम सिक्कू है, जो कि उसे पैसे देने के लिए आया था और उसे मिशन के बारे में बधाई भी दे रहा था। अब विक्रम और कबीर जो कि खान साहब और उसके पोते से जरार और सादाब की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या इसे जानते हैं, तो खान साहब यहाँ पर सादाब का नाम बताते हैं कि वो बस इसी को जानता है, यही मेरे पास पैकेट लेने के लिए आता था। खान साहब उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं कि उसके ऊपर कॉल आया करते थे। एक बार उसने उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे, तो एक बार कील और बॉल बेरिंग दी थी और इस बार उन्हें 5 लाख रुपए दिए गए हैं। तो विक्रम उनसे कहता है कि तुम्हें 2 दिन तक हमारी कस्टडी में ही रहना होगा, क्योंकि हमें तुमसे बहुत सारी बातचीत करनी है। अब जरार ने अपने सिक्कू को नफीसा के घर पर ले गया था, जहाँ पर की नफीसा की माँ से कहती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और इतना कहते ही नफीसा का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो जरार को कहीं ना कहीं पसंद करती है। जब वो दोनों बाहर मिलते हैं पर वो कह देता है कि वो भी उसे पसंद करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और नफीसा तो उसे पहले से ही पसंद करती थी। और ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब विक्रम के बेटे आयु का उसका जन्मदिन था और वो दोनों बहुत लेट पहुंचे थे। विक्रम तो इस पार्टी के बारे में भूल ही गया था, लेकिन कबीर ने उसे याद दिलाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तारा शेट्टी भी यहाँ पर थी और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और उसकी बीवी तारा शेट्टी को जानती है। अब आगे हमें देखते हैं कि रात को जरार के वो लड़के को जो है वो अपने घर बैठ के अचानक से घर की लाइट चली जाती है, तो वो घर में मोमबत्ती ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी हम सादाब को देखते हैं जो कि चोरी छुपे अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। वो जैसे ही अपना मोबाइल ऑन करता है तो वो दिल्ली पुलिस के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि सादाब को मोबाइल ऑन हुआ है। दरअसल सादाब को अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास कॉल करता है और तब तक तो दिल्ली पुलिस के पास सादाब की लोकेशन भी पहुंच चुकी थी और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम द हंट है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी लड़की खोज रही थी, जो कि एक लड़के के साथ भाग गई थी। यहाँ पर एक आदमी उस औरत से कहता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लड़के रहने के लिए आए हैं, उनसे ज़रूर पूछ लेना। जिसके बाद वो औरत जो है वहाँ पर पहुँच जाती है। उन्हीं में से एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है कि हमने इस लड़की को कहीं पर भी नहीं देखा है। इतना बोलने के बाद वो औरत जो यहाँ से चली जाती है और वो यहाँ से निकलने के बाद वो औरत जो है वो सीधा कबीर के पास जाती है। मतलब कि वो औरत दरअसल में एक पुलिस वाली है और उन्होंने ये कंफर्म कर चुका था कि सदा आपके साथ था तो सारे लड़के पर भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद कबीर अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाता है उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं जो कि उन लड़कों से बात कर रहा है और उन्हीं में से एक जरार को बताता है कि हाल ही में एक औरत आई थी जो कि अपनी लड़की के बारे में पूछ रही थी। ये सुनने के बाद जरार को फ़ौरन ही शक होता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो उसे मालूम चलता है कि बाहर तो पुलिस उनका इंतज़ार कर रही है। मतलब कि अब जरार और उसके लोग जो हैं वो फंस चुके थे। तो विक्रम पूरी टीम को लेकर अंदर घुस जाता है और कबीर और कुछ लोग बाहर ही खड़े रहते हैं। इसके बाद वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं और इस फायरिंग में वो दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं। जिसके बाद विक्रम भी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं, लेकिन जरार के कुछ लोग भी यहाँ पर मारे गए थे। बाहर से कबीर भी फायरिंग कर रहा था और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा था। तभी जरार का एक लड़का जो है वो जरार से कहता है कि मैं तुम्हारे ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जरार भी उसकी बात मान लेता है और तुरंत ही खिड़की की रास्ते से बाहर कूद पर भागने लगता है, लेकिन विक्रम उसका पीछा करने लगता है। उस कबीर को अंदर घुसना था क्योंकि विक्रम जो है वो जरार के पीछे चला गया था, तो जरार का पीछा करते हुए विक्रम ने जरार को पकड़ लिया था। यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। तो वहीं अंदर सभी लोगों को मारने के बाद कबीर देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं और सिर्फ एक ही लड़का बचा है, वो है सदा। सदा आपके हाथ में कोई गन नहीं थी, तो वो कोने में बैठकर रो रहा था और उसे देखकर कबीर समझ गया था कि वही है जिसके फ़ोटो तारा शेट्टी ने बताई थी। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम और जरार के बीच में फाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन तभी जरार यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से को देखता है और वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और विक्रम से कहता है कि अगर उसने गोली चलाई तो उसकी गर्दन मरोड़ देगा, और वो अपनी तरफ गन फेंकने को भी कहता है। यह सुनने के बाद विक्रम जो है वो जरार की तरफ गन फेंक देता है, लेकिन जरार इतना ईमानदार तो है नहीं, वो यहाँ पर विक्रम की तरफ गन
की नली कर देता है और गोली चला देता है, जिसकी वजह से गोली जो है वो सीने में लग जाती है और जरार यहाँ से फरार हो जाता है। अब गोली की आवाज़ सुनते ही कबीर यहाँ पर पहुँचता है। वो देखता है कि विक्रम बुरी तरह से घायल है, लेकिन विक्रम चाहता है कि कबीर जाके जरार को पकड़े। तब कबीर तुरंत ही जरार के पीछे पड़ जाता है। उसके हाथ में गन भी थी, इसलिए कबीर उसके पीछे डायरेक्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे छिप कर जा रहा था। तभी कबीर की तरफ एक सिलेंडर आता है और उसे ही वो कबीर की तरफ आता है। वहाँ पर जरार उसे शूट करके ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें कबीर जो है वो बाल बचता है। और यहाँ पर कबीर देखता है कि जरार एक बाइक वाले के साथ यहाँ से चला जाता है, तो इस तरह से कबीर के हाथों से जरार निकल जाता है। अब कबीर को बहुत तेज़ गुस्सा आया था, इसलिए वो सादा के पास जाता है और जेल के अंदर ही वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि विक्रम को गोली लगी थी। जिसके बाद राणा जो है वो उसे कहता है कि छोड़ाता है उसे, क्योंकि उनके पास एक ही सस्पेक्ट है। और कबीर जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आते ही उसे सारा शेट्टी कबीर को चिल्लाने लगती है कि उसने हमें खबर नहीं दी, जिस पर से कबीर और शेट्टी को बहुत ही तगड़ी बहस हो जाती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बंसल सर आ जाते हैं। वो उनसे इस लड़ाई को छुड़वाते हैं और उनसे कहते हैं कि इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और वो सबसे कहता है कि विक्रम सर नहीं रहे। ये सुनने के बाद तो पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। तभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर वो विक्रम की डेड बॉडी को देखते हैं। यहाँ देखकर विक्रम की वाइफ को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था, और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा दुख हुआ हो तो वो हुआ था कबीर को, क्योंकि कबीर विक्रम को वो फैमिली मानता था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। आगे सीन शिफ्ट होता है नफीसा के पास। यहाँ पर नफीसा के पिता जो है वो नफीसा से कहते हैं कि उसके पास हैदर का कॉल आया था, जिस पर कि नफीसा मना कर देती है। दूसरी तरफ जरार और उसके छोटे भाई सिक्कू को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेन में होते हैं। यहीं पर उनके पास एक औरत आती है जिनका नाम उनाइजा है। वो यहाँ पर उनसे एक आदमी से बात करवाती है। वो आदमी यहाँ पर जरार से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि माहौल अभी गर्म है। इसलिए जरार और उसका छोटा भाई जो है वो दिल्ली छोड़ देते हैं और यहाँ से सीधा दरभंगा मतलब कि बिहार पहुँच जाते हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुकते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री की तरफ से बंसल सर की ऊपर प्रेशर था कि इस मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए। इसलिए बंसल सर अपने पास कबीर को बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है और तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बंसल सर को बहुत अच्छे से मालूम था कि कबीर इस केस को पर्सनली ले लेगा। इसलिए वो उसे केस से भी निकाल दिया और उसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हम देखते हैं कि नफीसा के पास जरार का कॉल आता है और इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसका नाम द घोस्ट इज बैक होता है। हम कबीर के साथ विक्रम की वाइफ श्रुति को देख पाते हैं, जिसका बहुत बुरा हाल था। कबीर यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा था। कबीर उससे कहता है कि मैं तुम्हें दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, अकेले रहना कितना मुश्किल है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। जिसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम जरार को देखते हैं, जो कि जयपुर में था और वहाँ जयपुर की बहुत सारी लोकेशन पर घूम भी रहा था, जैसे कि जंतर मंतर, हवा महल, एल्बर्ट म्यूजियम जैसी बहुत सारी फेमस जगहों पर घूम रहा था। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि काम कैसा चल रहा है, जिस पर कि जरार बताता है कि काम बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ उसका बॉस जरार से कहता है कि तुम्हें लड़की से दूर रहना चाहिए। दरअसल में वो नफीसा के बारे में कह रहे थे, अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। जब नफीसा का कॉल उसके पास आता है तो वो तुरंत ही कट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जरार जो है वो नफीसा के पास कॉल कर देता है और वो नफीसा से कहता है कि वो उसे बहुत याद कर रहा है और नफीसा भी उसे बहुत याद कर रही थी। और जरार उससे कहता है कि जब भी वो वापस आएगा हम दोनों शादी कर लेंगे। शाम के समय हम देखते हैं कि जरार 7 बजने का इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही 7 बजते हैं तो पूरे जयपुर के अलग अलग जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। और अगले दिन ये सारी बातें जब कबीर को मालूम चलती है तो वह तुरंत ही जयपुर जाने का मन बना लेता है और अगले ही दिन जयपुर पहुंच जाता है बिना किसी परमिशन के साथ। वो यहाँ आकर एक पुलिस वाले से मिलता है और उस केस को स्टडी करने में लग जाता है। इस केस को स्टडी करना ही था जिसमें वो किसी भी सहायता नहीं लेता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरार और नफीसा जो है वो शादी कर लेते हैं। एक तरफ तो जरार और नफीसा की शादी हो रही थी, भाई दूसरी तरफ कबीर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसके पास बंसल सर का कॉल आता है और बंसल सर कबीर से कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 महीने के अंदर तुम 8 बार जयपुर जा चुके हो। मुझे मालूम है कि तुम इस केस को स्टडी कर रहे हो जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है।
मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही वापस आ जाओ। यहाँ पर कबीर जो है वो तुरंत ही बंसल सर के पास आ जाता है। जो भी उससे सड़ी की है वो बंसल सर को बताता है। अब बिहार के दरभंगा में कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उनाइसा जो है वो फिर से जरार से मिलने आई थी और वो अपने बॉस से बात करवाती है। बॉस यहाँ पर जरार से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है और वो मिशन है गोवा का। बॉस जरार से कहता है कि तुम्हें गोवा की बहुत सारी अलग अलग जगह पर ब्लास्ट करना है और यही तुम्हारा अगला मिशन है। जब रात को बंसल सर कबीर को बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मिनिस्ट्री जो को एक नया टास्क फोर्स बना रही है और उसके लिए मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, जो कि जब मैंने तुम्हारी केस स्टडी पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि तुमसे अच्छा इस केस को कोई नहीं संभाल सकता। तब कबीर जो है वो अगले दिन हेडक्वार्टर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसे मालूम चलता है कि हेड जो है वो और कोई नहीं बल्कि तारा शेट्टी है। तो कबीर जरा तारा शेट्टी से मिलता है तो सबसे पहले कबीर उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने लास्ट बार बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव किया था। लेकिन तारा भी बहुत अच्छे से जानती है कि वो विक्रम की वजह से सिर्फ गुस्से में था। तो अब जरार जो है वो कुछ दिनों के लिए गोवा जाने वाला था, इसलिए नफीसा दुखी हो रही थी कि वो यहाँ से अकेली रह जाएगी। लेकिन जरार उससे कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और वापस आने के बाद उससे बहुत ही अच्छी जगह ले जाएगा। अब गोवा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जरार और उसकी पूरी टीम गोवा में इंतजार कर रही थी। यहाँ से जरार उसका छोटा भाई सिक्कू जो है वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नफीसा के पिता सईद इनका इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ जरार और सिक्कू के साथ इस बार 2 और लोग भी थे, जिन्हें जरार जो कि पूरी प्लानिंग बता देता है और कहता है कि सिक्कू और मैं यहाँ पर ब्लास्ट करेंगे, तुम्हें बस बम बनाने वाले मटेरियल लाने होंगे। और जरार और सिक्कू से एक आदमी से पैसे लाने को कहता है जिसका नाम गोल्डी है। अब हम दो लड़कों को दिख पाते हैं, जिनमें से एक लड़का तो पूरी तरह से लड़कीबाजी में लगा रहता है और उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में कबीर की माँ यहाँ पर आती है, क्योंकि वो उसका टिफ़िन देने के लिए आई थी। कबीर अपनी माँ से तारा शेट्टी से मिलवाता है और अपनी माँ को तारा शेट्टी के बारे में बताता है। कबीर ने अच्छी बातों में तो नहीं की थी, जैसे कि विक्रम शेट्टी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलता था, वैसे ही कबीर भी शेट्टी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बताता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राणा आता है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। राणा यहाँ पर हमें बताता है कि गोवा पुलिस ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इस आदमी का नाम गोल्डी है, जो कि गोवा का बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है और हाल ही में गोल्डी से जरार का भाई किक्कू मिलने के लिए आया था। मतलब कि वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस से ये साबित हो गया था कि गोवा में ही कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो वहाँ से गोवा पहुँच जाती है और सीधा गोल्डी की फैक्ट्री के बाहर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर कि उसके आदमी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब यहाँ पर कबीर जो कि दिल्ली वाले स्टाइल में अपनी कार में बैठता है और दरवाजे को उड़ा देता है, एक फैक्ट्री के अंदर पहुँच जाता है। अंदर पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात हो जाती है गोल्डी से, जो कि बहुत सारा सोना पहनता है। गोल्डी उन्हें पहले ही बना कर देता है कि अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम तीनों की लाश जो है समुंदर में होगी। गोल्डी बहुत ही पावरफुल है और उसके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, इसलिए गोल्डी उन्हें मारने को कह देता है। जब यहाँ पर गोल्डी के सभी लोग कबीर, तारा और राणा के ऊपर हमला कर देते हैं तो मौका देखकर गोल्डी यहाँ से फरार होने लगता है। लेकिन यहाँ पर कबीर जो है वो तुरंत उसकी बोट में कूद जाता है, जो कि भाग रहा था। पर कबीर भी उस बोट पर चढ़ गया था और जाते ही वो यहाँ पर गोल्डी को लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। आखिर में कबीर का सामना होता है गोल्डी से, जो कि बहुत ही तगड़ा है और इन दोनों की फाइट बहुत देर तक चलती है। लेकिन आखिर में कबीर ने उन्हें मारकर एक जगह पर बांध देते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। गोल्डी भी उन्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं फंसना चाहता था। यहाँ पर तारा जो है वो कबीर से कहती है कि अगर वो यहाँ से निकल गए तो आगे ना जाने कहाँ कहाँ विस्फोट करेंगे फिरेंगे। लेकिन कबीर कहता है कि यह उनका आखिरी प्लान होगा, क्योंकि हम इस प्लान के दौरान उन्हें पकड़ लेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है, जिनका नाम है द लॉस। तो हम देखते हैं कि जरार जो है वो बम बना रहा होता है और साथ ही अपनी वाइफ नफीसा से भी बात कर रहा था। यहाँ पर नफीसा उससे कह रही थी कि वो कितने दिनों के बाद आएगा। तो यहाँ पर जरार उसे कहता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है और जैसे ही ये काम खत्म होता तो मैं तुरंत ही ईरान चले जाएंगे। और जरा नफीसा को ये भी बताता है कि उसके अब्बू भी मेरे साथ है और मेरे काम में हाथ बटा रहे हैं। तो जरार ने सारे बम बना लिए थे, अब सारी प्लानिंग भी कर ली थी इन्हें कहाँ कहाँ पर ब्लास्ट करने हैं। जिसके बाद जरार जो है कि वो अपने छोटे भाई सिक्कू से मिलता है और कहता है कि काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें स्टेशन पर मिलूंगा और अगर 6 बजे तक मैं स्टेशन तक नहीं पहुंचा तो तुम मेरा रास्ता मत देखना और चले जाना। जिसके बाद जरार अपने बैग में बम भरकर यहाँ से निकल जाता है। भाई दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्डी ने लोगों की सिर्फ और सिर्फ पैसे ही की हेल्प की थी और पैसे भी पूरी तरह से नकली है।
नकली नोटों के बारे में तब पता चलता है जब यह पैसे बैंक पहुंचते हैं, और तब ये पैसे दरअसल में हार्डवेयर शॉप से आए हुए थे। वही कबीर जो है कि वो एक कैफे वाले बंदे से मिलता है, और इस कैफे पर बंदे पे से आए जो कि जरार ही के लड़के थे। कहता है अगर वो फिर से आएंगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब एक हार्डवेयर शॉप पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए वो सामने वाले रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं जहाँ पर कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अब जरार के लड़के फिर से उसी कॉफी शॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ से थोड़ी देर पहले ही कबीर निकला है। वो यहाँ पर पहुंचकर 5 लोगों का खाना ऑर्डर करने को कहने लगते हैं, और यह बात जब वो आदमी सुनता है तो वो तुरंत ही बाहर आ जाता है और तुरंत ही कबीर को कॉल लगाकर इसके बारे में बताता है। दूसरी तरफ सेट्टी जो है वो आदमी को देखती है जहाँ पर उससे शक हो रहा था। उसने कैप भी पहना हुआ था, और ये कोई नहीं बल्कि जरार ही था। यहाँ पर कॉफी शॉप वाला बंदा कबीर के पास कॉल कर देता है। जैसे उसे ये बात मालूम चलती है तो कबीर फौरन ही अपनी कार को घुमाता है और उसी कॉफी शॉप में जाने लगता है। और यहाँ पर सेट्टी जो है वो जरार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखा था। जिसके बाद कबीर राणा के पास कॉल करके उसे बताता है कि वो 2 बंदे मिल गए हैं। तब राणा सेट्टी को ये बताता है कि तब सेट्टी और राणा भी कॉफी शॉप के लिए निकल पड़ते हैं, और वो लोग जरार को यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि उसे बस डाउट था। जिसके बाद जरार यहाँ पर जो बैग लेकर आया था उस बैग को इसी रेस्टोरेंट में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिक्कू भी इस बैग को ठिकाने लगा रहा था, लेकिन यह एक पब्लिक प्लेस था और यहीं पर कुछ पुलिस वाले भी जो कि सिक्कू को देख लेते हैं और उन्हें सिक्कू पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो लोग सिक्कू को पकड़ लेते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि यह तो सिक्कू है। ये सेट्टी और राणा जैसे ही उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं और थोड़ी आगे जाते हैं, तभी अचानक से उस रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर सेट्टी पूरी तरह से हैरान रह गई थी, और तभी उनके पास एक कॉल आता है और मालूम चलता है कि सिक्कू जो है वो पकड़ा गया है। तो वो लोग तुरंत ही सिक्कू के पास जाने लगते हैं, और यहाँ पर कबीर जो है वो उन 2 बंदों के पास पहुंच गया था, लेकिन बाहर ही शहीद खड़ा हुआ था। वो यहाँ पर कबीर के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन कबीर भी डिफेंड करता है और बदले में शहीद के ऊपर ही गोली चला देता है, जिस वजह से वहीं पर वो मारा जाता है। अब वो दोनों बंदे यह देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो काफी दूर तक भागते हैं, लेकिन कबीर उन्हें आगे पाकर पकड़ लेता है और अरेस्ट कर लेता है। यहाँ सेट्टी और राणा सिक्कू के पास पहुंचते हैं, जिसे कुछ पुलिस वालों ने अरेस्ट कर रखा था, और वो बैग भी यहीं पर रखा हुआ था। लेकिन मौका देखते ही सिक्कू यहाँ से भाग निकलता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। अब राणा उस बैग को उठाता है, उसे मालूम है कि इसमें बॉम्ब है, इसलिए वो उससे समुद्र की तरफ ले जाता है और उस दूर फेंक देता है, जिससे कि ब्लास्ट तो हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी मारा नहीं जाता। वो आजू बाजू भी नहीं देख रहा था, जिस वजह से कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जरार ने सिक्कू को 6 बजे का टाइम दिया था। जरार ने सिक्कू से बोला था कि 6 बजे तक अगर वो ना पहुंचे तो यहाँ से वो निकल जाएगा, जबकि सिक्कू ही स्टेशन पे नहीं पहुंचा। यहाँ जरार ने सिक्कू का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। आखिर में उनाइजा जरार के पास आती है और वो उसे सिक्कू के बारे में बताती है कि सिक्कू अब नहीं रहा। ये सुनने के बाद जरार यहाँ पर बहुत रोता है। अब कबीर ने जिन दोनों बंदों का अरेस्ट किया था वो 2 की जरार के लड़के हैं। यहाँ पर कबीर को बताते हैं कि वो तो शहीद भाई के काम पर मांगने पर लिए आए थे गैराज में, लेकिन उन्होंने तो किसी और काम में ही लगा दिया। वो उनका एड्रेस भी बता देते हैं जो कि दिल्ली में था। यहाँ पर वो शहीद की बाइक को उठा लेते और उससे पूछताछ करने लगते हैं। वहीं यहाँ पर हम मोइन को देखते हैं, जिसके पीछे एक बंदा आता है। वो बंदा कौन है हमें ये नहीं पता चलता, क्योंकि उसका चेहरा नहीं बताया जाता था। आगे सीन शिफ्ट होता है कानपुर में, तो यहाँ पर अंसारी नाम के एक आदमी को देखा जाता है। जब ये न्यूज़ देखता है कि शूट आउट में टेररिस्ट सिक्कू को मारा गया है, तो वो तुरंत ही पुलिस के पास कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि दरअसल में सिक्कू जो है वो उसका बेटा है। और फिर कहानी जो है वो 15 साल पीछे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जरार सिक्कू और उसके चाचा नसीर को, जो एक थिएटर में पिक्चर देखने के लिए आए थे। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर दंगे होने लगते हैं। तभी उनके पिता मतलब कि अंसारी जो है वो थिएटर के बाहर जाते हैं एक वैन लेकर। वह तुरंत ही उन्हें उसमें बिठाकर यहाँ से जाने लगते हैं कि पूरे शहर में बुरी तरह से दंगे हो रहे थे। जिसके बावजूद वो लोग किसी तरह से अपने घर पहुंच जाते हैं और अंसारी अपने भाई नसीर को फैक्ट्री जाने को कहता है और कहता है कि वहाँ पर जो भी लोग होंगे उन्हें वापस लेकर आ जाना। और अंसारी अपने घर पर अपने बच्चों के साथ था। तभी दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और वो अंसारी को बताते हैं कि उसकी फैक्ट्री में कुछ लोगों ने आग लगा दी है। और जब वो जाकर देखते हैं तो जरार देखता है कि इस फैक्ट्री में आग लगा दी गई है और उसके चाचा भी इस फैक्ट्री में जलकर मारे गए हैं, जिस वजह से अंसारी को बहुत दुख होता है और वो इससे मूव ऑन नहीं कर पाया रहा था। और उन्हें पिता को इस तरह से दुखी देखकर जरार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर उनके साथ एक ऐसा हो सकता है। जब जरार जो कि रफीक नाम के आदमी के पास जाने लगता है, रफीक जरार को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और रफीक
जरार से ये भी कह रहा था कि उसने उसके चाचा नासिर को भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। मतलब कि यहाँ पर रफीक जो है वो जरार का ब्रेन वॉश कर रहा था और उसे पूरी तरह से इंडिया की तरफ भड़का रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि सिक्कू के माता पिता वहां पर पहुंच चुके थे और उसकी लाश को देखकर बुरी तरह से रो रहे थे। यहाँ पर कबीर उनसे कहता है कि फॉर्मेलिटी होने के बाद आप इस लाश को ले जा सकते हैं, लेकिन सिक्कू की माँ उनसे कहती है कि इस लाश को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तो हमारे लिए पहले ही मर चुके थे। बस लाश का आज मालूम चला ये लोग देश के गद्दार हैं और ये अगर देश के गद्दार हैं तो ये हमारे भी दुश्मन हुए। दूसरी तरफ नफीसा की माँ मतलब कि जरार की सासू माँ का उन्हें बता देती है कि वो लोग दरभंगा में रहते हैं और इसी के साथ एपिसोड 5 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जिसका नाम है द ट्रूथ। तो हमें देखते हैं कि कबीर जो है वो दरगंदा पहुंच चुका था, वो नफीसा से मिल चुका था। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे पति एक टेररिस्ट है और उसका नाम जरार है, लेकिन नफीसा उनसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उनके पति का नाम हैदर है और वो चेन्नई में अपने परफ्यूम के बिजनेस के लिए गए हैं, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए कबीर जो है वो नफीसा की बात उसकी माँ से करवाता है और अब उसे मालूम चलता है कि उसके पिता भी शूट आउट में मारे गए हैं। ये सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं नफीसा का थोड़ा यकीन तो हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सलामत नाम एक लड़के को जो कि बॉर्डर क्रॉस करने का काम करवाता था, हाल ही में उसे एक आदमी को क्रॉस करवाना है, तो जरार सलामत उसे सुरंग के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करवाता है और वो सुरंग जाती है बांग्लादेश। मतलब कि जरार जो है वो बांग्लादेश में जाने वाला था। वहाँ दूसरी तरफ उसका इंतजार रफीक कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो रफीक उससे कहता है कि हमारे पास अभी बहुत काम है और समय बहुत कम है, जिस पर कि जरार जो है वो रफीक से साफ साफ कह देता है कि वह नफीसा के बिना कहीं पर भी नहीं जाएगा। पहले नफीसा बांग्लादेश आएगी, उसके बाद ही वो वहीं पर कहीं पर जाएगा। रफीक उसे समझाने की कोशिश करता है कि नफीसा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और वो तुम्हारी सच्चाई जान चुकी होगी। इसके बावजूद जरार को सिर्फ और सिर्फ नफीसा चाहिए थी। अब यहाँ पर दरभंगा के सिटी हॉस्पिटल में नफीसा को एडमिट किया गया था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में नफीसा जो है वो प्रेग्नेंट है और थोड़ी देर के बाद ही उसी हॉस्पिटल में उनाइजा एक आदमी को लेकर आती है और वो आदमी भी उनाइजा के साथ ही मिला हुआ है। उनाइजा दरअसल में यहाँ पर नर्स बनकर आई थी और वो सीधा नफीसा के पास चली जाती है और वो नफीसा से कहती है कि जरार तुमसे बात करना चाहता है। जैसे ही जरार उससे बात करता है वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो एक टेररिस्ट नहीं है। अगर वो टेररिस्ट होता तो वो तुम्हारे पास कॉल नहीं करता और वो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुला रहा होता। और उसे ये भी बताता है कि उनकी कोई गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने सिक्कू और तुम्हारे पिता को मार दिया है। तो कहीं ना कहीं नफीसा फिर से पिघल चुकी थी और जरार से नफीसा ने उनाइजा की बात मानने को कहा था। उनाइजा उससे कहती है कि बाहर ही रेड कलर की एक कार खड़ी है, उसमें हमारा बंदा है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचवाने के बाद हम डायरेक्ट स्टेशन जाना है और वहां से ढाका में जरार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो नाइजा नफीसा के बुरके में लेके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनाइजा का एक आदमी जो व्हील चेयर पर था वह खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। बदले में उनाइजा भी पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग कर रही थी नहीं, लेकिन तभी यहाँ पर सेफ्टी आकर हीरोइन की तरह आती है और वो नाइजा को जान से मार देती है। और नफीसा यहाँ पर एक रूम में छिप चुकी थी, लेकिन जब वो न्यूज देखती है कि जरार के पिता भी सिक्कू और जरार को एक टेररिस्ट ही मानते हैं, यह देखने के बाद तो वो नफीसा तुरंत ही कबीर के सामने आ जाती है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि मुझे जरार जो है वो ढाका बुला रहा है और ढाका में स्टेशन पर वो मेरा इंतजार करेगा। नफीसा कहती है कि अनजाने में उसने बहुत कुछ कर दिया है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन आने अनजाने में वो अपने देश से गद्दारी बिल्कुल नहीं कर सकती है। इसलिए वो चाहती है कि ढाका जाकर जरार को पकड़ ले, जिसके बाद कबीर ये सारी बातें सेट्टी को बताता है। लेकिन ये केस तो बाहर ही होता जा रहा था, क्योंकि अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जाकर जरार को पकड़ना ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सबसे पहले वो रो हेडक्वार्टर में फोन करते हैं, जहाँ पर कि श्रीनिवास कॉल उठाते हैं और तो सेट्टी उन्हें सारी न्यूज देती है। लेकिन होम मिनिस्ट्री से अभी भी परमिशन लेना बाकी थी, इसलिए दरभंगा से एसडी के द्वारा उन सभी को दिल्ली लाया जाता है। लेकिन बीच में रफीक और जरार भी यहाँ पर नफीसा को उनके आदमी के पास कॉल कर रहे थे, जिस आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। यहाँ पर बस झूठ कहलवाना था कि मैं ढाका स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो पहले तो सभी को फ्लाइट के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। भाई जरार ने सारी
प्लानिंग कर ली थी बांग्लादेश से भागने की। उसने नकली पासपोर्ट बनवा लिया था और अपने नफीसा के यहाँ से वो डायरेक्ट ईरान भागने के वाला था। फाइनली सभी लोग दिल्ली आ चुके थे, लेकिन अभी भी बार बार जरार जो है वो कॉल लगाया जा रहा था, उससे डाउट ना हो इसलिए जो लोग नफीसा की बात जरार से करवा देते हैं। हम और मिनिस्ट्री में ये लोग परमिशन लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सब कुछ समझने के बाद मिनिस्टर जो है वो गूंज से कहता है कि अगर वो कुछ भी हुआ तो हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उधर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना होगा। और बंसल सर उन्हें बताते हैं कि बांग्लादेश में हमारा एजेंट भी है क्योंकि हमारा साथ देगा। बंसल सर उनसे कहते हैं कि जैसे ही तुम लोग ढाका एयरपोर्ट पहुंचोगे वहां पर तुम्हारा एक असिस्टेंट मिलेगा, जो असिस्टेंट दरअसल में और कोई नहीं बढ़कर जगतपाल सर होंगे कि वो एजेंट है और वो विक्रम और सेफ्टी के बैचमेट थे और वो बिलाल ढाका में ही है, वही उन्हें एजेंट भी उनके साथ। एपिसोड 6 भी यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जिसका नाम है होम कमिंग। तो हम देखते हैं कि ढाका की ट्रेन निकल चुकी थी और यहाँ नफीसा ने जरार को बता दिया था कि वो ढाका के लिए निकल चुके हैं। तो वही यहाँ पर कबीर और राणा भी ढाका के लिए निकल चुके थे। फ्लाइट के द्वारा यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है सर से। अब उन्हें सिर्फ ढाका की ट्रेन की टाइमिंग मैच करना था और ट्रेन पहुंचने के पहले ही उन्हें यहाँ तक पहुंचना था। अब सेफ्टी उनके पास कॉल करके बताती है कि ट्रेन जो है वो ढाका स्टेशन के किसी भी वक्त पहुंचने वाली होगी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है इसलिए तुम जल्द से जल्द जाना होगा। तब जगतपाल सर सभी को लेकर तुरंत ही ढाका रेलवे स्टेशन पहुंचने लगते हैं और जब ये लोग रास्ते में अपनी कार में होते हैं तो तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रैफिक इनके सामने पड़ा था, मतलब कि आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। वहीं दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं जो कि ढाका रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था और ट्रेन भी यहाँ पर आ चुकी थी। तो जरार जो है वो नफीसा को सारे डब्बों में चेक करने लगता है, लेकिन नफीसा अभी भी उसे नहीं दिखती। बहुत देर ढूंढने के बाद उनकी नजर पड़ जाती है कि कैसे इंसान पर कि इनकी आंखें फटी रह जाती है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कबीर था। और जगताप सर और राणा भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जरार को घेर लिया था। तभी यहाँ पर उनके बीच में शूटआउट, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से फायरिंग कर रहे थे। इन गोलियों को सुनने के बाद पूरे ढाका रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच चुकी थी। तभी रफीक के पास एक कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि नफीसा रेलवे स्टेशन पर नहीं आई है, उसे तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तब रफीक ये बात बताने के लिए तुरंत ही जरार के पास जाता है कि नफीसा रेलवे स्टेशन नहीं आई है, उसी तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मौका देखकर जरार यहाँ से भागने लगता है। तभी बांग्लादेश की आर्मी भी वहां पर आ जाती है और रफीक जो है वो वहीं पर फंस जाता है। वहां जरार जब भागने की कोशिश करता है तो कभी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन जरार के पास कार थी इसलिए वो यहाँ से भाग पाता है। लेकिन पीछे से कभी भी एक कार लेकर आता है और वो उसे बुरी तरह से टक्कर मार देता है और अब उसने जरार को भी पकड़ लिया था और दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में जीत होती है कबीर की। कबीर तो यहाँ पर उसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन उसे जगताप और राणा ने रोक लिया था। वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। भाई बांग्लादेश मिनिस्ट्री में ये सारी बहुत खबर पहुंच चुकी थी। इंडिया के कुछ सोल्जर्स जो कि रेलवे स्टेशन पर धूम मचा रहे हैं और वो किसी जरार नाम के टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आए हैं। बांग्लादेश मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि शायद जरार को उनके कुछ खुफिया रहस्य मालूम होंगे, इसलिए वो लोग यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो इंडिया के उन सोल्जर्स को भी पकड़े और जरार को भी। अब हम आगे देखते हैं कि ये सभी लोग वो सेफ हाउस पर पहुंचते हैं, जहां पर कि सीमा निवास के द्वारा कॉल करके बताया जाता है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है कभी भी सेफ हाउस पहुंचती होगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उससे पहले जरार जो है वो कबीर से बात करना चाहता है और कहता है कि तुम भी एक मुसलमान हो तो आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो। कबीर कहता है कि तुझमें और मुझमें बहुत फर्क है और अल्लाह सिर्फ तेरे बाप का नहीं है, वो सबका है, बस क्यों समय करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जगताप सर आ जाते हैं और वो तुरंत ही यहाँ से निकलने को कहते हैं कि क्योंकि बांग्लादेश आर्मी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचने वाली होगी, और कहते हैं कि वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जगताप सर ने श्रीनिवास सर से बात कर ली थी और वो लोग बॉर्डर द्वारा यहाँ पे निकलेंगे और बीसीसीएस के इंडियन आर्मी जो है वो गेट 5 से उन्हें थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल देगी और उन्हें यहाँ से निकाल देगी। इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के गेट 5 पर जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ पर सोल्जर्स जो है वो गेट खोल देते हैं और मौका मिलते ही जगताप अपनी कार को लेकर उस तरफ कर देता है। मतलब कि अब दोनों लोग इंडिया के सीमा में आ चुके थे, मतलब कि बांग्लादेश आर्मी अब कुछ भी नहीं कर सकती है। वहां पर बेस कैंप में उनसे मिलने के लिए सेफ्टी आती है, उन्हें बधाई देती है कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ काम किया है, जिसके बाद वो सभी लोग
जरार के पास जाते हैं क्योंकि वो आखिरी बार जरार की बात नफीसा से करवाना चाहते थे। यहाँ पर जरार नफीसा के से बात करता है और वो ये कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन नफीसा कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती, तुम मेरे लिए मर गए हो, लेकिन तुम मेरे देश के गद्दार हो और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सुनने के बाद तो जरार को बहुत बुरा लगता है और अब वो बहुत ज्यादा रोता है। यहाँ से बाहर आने के बाद कबीर यहाँ पर सिट्टी और जगताप सर से कहता है कि ये शुरुआत है, क्योंकि जरार और सिक्कू तो बस प्यादे हैं, असली चाल तो कोई और चल रहा है। इतना कहने के बाद भी यहाँ पर जगताप सर के पास एक कॉल आता है और इन्हें मालूम चलता है कि रफीक जो है वो काठमांडू में छिपकर बैठा हुआ है, मतलब कि आगे की स्टोरी अभी भी बाकी है, जिसका अनाउंसमेंट हम जल्द से सुनाने को मिल सकता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर हम पूरी वेब सीरीज को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और कमेंट कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तक सब्सक्राइब कर